अब बात करते हैं एक महंगाई की। मिनट, जी, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है? जी बिल्कुल। सही टाइम पे ले ली इसका मतलब है? हाँ हाँ बिल्कुल सही टाइम पे ले लिया। आपकी गाड़ी मैनुअल है? मेरी गाड़ी फिलहाल मैनुअल है। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, कोई वैसे मेहरान ऑटोमेटिक आती भी नहीं है। जी नाजरीन, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और एक आम पाकिस्तानी को खाने के लिए भी मोहताज बना दिया गया है। तो ऐश और आसाइश के सामान की क्या बात की जाए, लेकिन काबिल गौर पहलू ये है कि अपर मिडिल क्लास और हाई क्लास तबका भी अब अपनी आसाइशों पर कॉम्प्रोमाइज़ करने पर आ गया है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक बात है, जो कि पाकिस्तान में जहां दीगर सनतें बुरी तरह मुतासर हुई हैं, वहीं महंगाई से मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री में भी बहरान आया है। और आज हमने सोचा है कि इसी पर बात की जाएगी, जिसके लिए हमारे साथ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सुनील सरफराज मंज मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। जबरदस्त। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, क्योंकि गाड़ियों में इस वक्त आपकी एक्सपर्टीज इतनी जबरदस्त है कि आपके पोर्टल की बनाई हुई रिपोर्ट के ऊपर ही जो है वो गाड़ियों के डील्स हो जाती हैं। तो आप इस वक्त इस चीज को बेहतरीन बता सकते हैं कि हम ईवी पर कन्वर्ट होने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन ईवी अफोर्ड कैसे करेंगे? सर, ईवी पे कन्वर्ट होने के लिए अगर नारा लगाना हो और मैंने अगर अलग अलग इलेक्शन लड़ना और मैं कहूँ कि ये गो ग्रीन का नारा लगा दूं, तो इट्स ओनली अ नारा। बिकॉज हमारे यहाँ जिस तरह इलेक्ट्रिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1000 या 1200 के करीब होगी, और उनमें से कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो इकोनॉमी सेक्टर की है। वो तमाम जैसे कहते हैं ना उम्रा के टॉय हैं। और उस पॉलिसी को यूज भी ऐसे किया गया है कि अगर आपने बहुत महंगी गैसोलीन गाड़ी लेनी थी तो आपको आधे प्राइस में वो इलेक्ट्रिक मिल गई, तो आपने ले ली। और वो आधे प्राइस के बाद भी जो है ना, मतलब आप कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ मिलियंस के अंदर वो गाड़ी है। तो आम आदमी के लिए तो इलेक्ट्रिक पॉलिसी आई नहीं है। जब ये इलेक्ट्रिक पॉलिसी लाई गई थी तब भी हमने बहुत शोर और ववेला किया था कि छोटे किलोवाट आवर की जो गाड़ी है उसको रिबेट दें, बड़े वाले से ज्यादा टैक्स लें। लेकिन उस टाइम पे बस एक गवर्नमेंट का नारा था कि जी हमने गो ग्रीन करना है, और वो फ्लॉड नारा था। और उसी की वजह से आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे पाकिस्तान में एक ऐसा प्रॉब्लम है कि ना चार्जिंग नेटवर्क डेवलप हुआ है, ना ही गाड़ियों की तादाद ज्यादा हुई है। बिकॉज इकोनॉमी सेक्टर में या 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के थ्रू इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आएगा, ना तो पोस्ट आइकन के ऊपर बैठ के इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आना है, ना ऑडी ई-ट्रॉन्स पे आना है। सुनील सर, बात ही नहीं, क्योंकि बाइक्स तो अब आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक्स आना शुरू हो गई हैं, और तकरीबन 3.5 लाख की बाइक मैंने सुना है जो कि 70 किलोमीटर चलती है और बड़ी जबरदस्त वो बाइक है। जहां तक बात गाड़ियों की है, अब एक गरीब बंदा जिसकी फैमिली है और अगर 3 बच्चे भी हैं तो बाइक पर तो वो सफर नहीं कर सकता, उसके लिए गाड़ी खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है। रिकंडीशन गाड़ियां आना बंद हो गई हैं, जो यहाँ पर मौजूद है उनकी प्राइसेस इतनी हाई हो गई हैं कि वो अफोर्डेबल ही नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि हालात, अब तो डॉलर भी नीचे आ गया है, तो कोई फर्क तो नजर ही नहीं आ रहा, इसकी वजह क्या है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो इलेक्ट्रिक बाइक है, मैं उसके बहुत ज्यादा हक में हूँ। मैं खुद भी आजकल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और स्कूटर्स काफी ज्यादा चला रहा हूँ, और वो तकरीबन 2 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो मोटरसाइकिल वाला बंदा है उसके लिए तो इलेक्ट्रिक पे कन्वर्जन बहुत आसान है। गाड़ी यस, बिकॉज एक नई टेक्नोलॉजी है, तो वो पीछे से उसकी प्राइस भी इतनी महंगी है कि वो डॉलर प्राइस में भी आपको, अगर आप आजकल तो डॉलर थोड़ा नीचे भी आ गया, लेकिन स्टिल आफ्टर कन्वर्जन मिनिमम कार जो कि आपको इलेक्ट्रिक मिलेगी वो तकरीबन जो कि इस क्वालिटी की हो कि आप उसको रख सके, वो 50 लाख 60 लाख रुपए से शुरू होती है। तो आम आदमी के लिए तो 50-60 लाख रुपए भी बजट नहीं है। तो इसके लिए या तो थोड़ा हमें टाइम में वेट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां थोड़ी पुरानी हो जाए, टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी हो जाए, थोड़ी सस्ती हो जाएगी, तो फिर लोगों की अफोर्डेबिलिटी में आएंगी। बट अगेन आई वुड रीट्रेट कि अगर हमें इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन लाना है तो दैट हैज टू कम थ्रू 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स। अच्छा ठीक है, चलें, ये तो हमारे एक ईवी के ऊपर बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं उन यूजर्स की जो कि दिन भर बेचारे जो हैं वो यही सर्च करते रहते हैं कि जी 10 से 15 लाख रुपए के अंदर कोई एक अच्छी मुनासिब गाड़ी मिल जाए, लेकिन वो उन्हें मिल नहीं पाती है। यानी गाड़ियों के जो पैसे हैं वो अब इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं, इतने ज़्यादा आउट ऑफ बजट हो चुके हैं कि कोई भी इंसान जो है वो गाड़ी अपग्रेड करने की बजाय जो है वो ये चाह रहा है कि अपनी गाड़ी बेचकर कुछ पैसे बचा लिए जाएं और एक बी कैटेगरी की गाड़ी जो है वो हासिल कर ली जाए। वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ज़रा ये भी बता दीजिए कि क्या कोई प्राइस नीचे होने की तवक्को रखी जा सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अक्सर लोग मेरे से भी पूछ रहे थे कि जी डॉलर नीचे आ गया तो प्राइस नीचे नहीं आएगी कि नहीं आएगी। अगर आप स्टडी करें, जब डॉलर 275 का था उसके बाद किसी ऑटो मैन्युफैक्चरर ने सवाल किया कि प्राइस नहीं बढ़ाई थी, बिकॉज लोगों के अंदर वैसे ही बाइंग पावर नहीं है। और इस टाइम पे अगर आप कोई भी नई गाड़ी लेने जाएंगे, कोई आपको रजिस्ट्रेशन फ्री दे रहा है, कोई इंश्योरेंस फ्री दे रहा है, कोई कैश रिबेट दे रहा है, तो ऑटो इंडस्ट्री की हालात ये है, क्योंकि वो ऑटो इंडस्ट्री की नहीं, लोगों की हालात है कि लोगों के पास बाइंग पावर ही नहीं है।
तो मेरा नहीं ख्याल कि ना प्राइस ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, इसी प्राइस पे उनको जो है ना गुजारा करना पड़ेगा, लोगों को भी और ऑटो मैन्युफैक्चरर लेकिन को भी। सुनील साहब, मैंने देखा है कि जिन ममालिक के अंदर गाड़ियां सस्ती हैं ना, वो गाड़ियां बनाने मैन्युफैक्चरिंग में वो खुद कफील हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स लगे हुए हैं, वो खुद असेंबल कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, तो उनके मुल्कों में गाड़ियां भी सस्ती हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है, क्या वजह है कि पाकिस्तान इस इंडस्ट्री में खुद कफील आज तक नहीं हो पाया? पार्ट्स भी आएंगे तो बाहर से आएंगे। मेरे ख्याल से आई कुडंट एग्री मोर विद यू, आप बिल्कुल सही, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, क्योंकि मेरे ख्याल से द ओनली वे फॉर ऑटो इंडस्ट्री टू सर्वाइव इज लोकलाइजेशन। जब तक वो लोकलाइजेशन ज्यादा नहीं करेंगे, ये काम चलता रहेगा, डॉलर ऊपर जाता रहेगा, आपकी गाड़ी की प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर जाती रहेगी। बट मसला ये है कि जब आपने कोई भी इंडस्ट्री लगानी होती है, कुछ करना होता है, आप देखते हैं कि क्या नंबर्स होंगे। और पिछले 1.5 साल से जो पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री है वो श्रिंक हो रही है, तो मैं और आप भी अगर लोकल वेंडर है तो हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे कि हम लोकलाइजेशन के ऊपर काम करें। तो कंपनीज को ये सोचना पड़ेगा कि वो लोकलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा करें। अब एग्जांपल है, गाड़ी जिस मेटल शीट से बनती है वो मेटल शीट पाकिस्तान में बनती नहीं है, तो सबसे बड़ा कंपोनेंट हमारे पास है ही नहीं, उसके लिए रॉ मटेरियल बाहर से आना है, वो डॉलर पे डिपेंडेंट है, डॉलर महंगा होता है, गाड़ी महंगी हो जाती है, लोगों की रीच से बाहर हो जाती है। तो द ऑटो इंडस्ट्री हैज टू डिसाइड कि उन्हें लोकलाइजेशन अगर ज्यादा करेंगे तभी सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज तो ये मतलब डॉलर के रहमो करम पे रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये एक मेरा पर्सनल भी जो है वो सवाल है, क्योंकि इसकी डिटेल जो है वो अभी तक मिल नहीं पाई है। हम इंटरनेशनली ये देखते हैं कि जब कोई पुरानी गाड़ी जो है सुनील साहब खरीदो फरोख्त होती है उसकी, तो मिसाल के तौर पे अगर हम दुबई की बात करें तो आरटीओ उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और वो एक इंस्पेक्शन करके आपको बताता है कि ये गाड़ी जो है वो आप अब रोड पे ला सकते हैं या नहीं ला सकते। आपने अपने पोर्टल के लिए तो ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट का जो है वो सिलसिला शुरू किया, लेकिन क्या सरकारी सतह पर भी आपने कोई ऐसी बात रेज की, कोई ऐसी डिमांड की कि भाई इंस्पेक्शन होनी चाहिए, बगैर इंस्पेक्शन के आप गाड़ी कैसे ट्रांसफर कर देते हैं, और क्यों इतनी पुरानी पुरानी गाड़ियां जो हैं वो सड़कों के ऊपर चल रही हैं? सर मजे की बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो तमाम सूबों के अंदर इंस्पेक्शन का एक उन्होंने लकूना डाला जरूर है, बट वो सिर्फ सरकारी अफसरों की जो रिश्वत सतानी है और जो जंड माफिया उसके लिए। तो आज अगर आपने पंजाब में गाड़ी ट्रांसफर करानी है उसके लिए भी एक इंस्पेक्शन है, इस्लामाबाद में करानी है उसके लिए भी है, और साई सरकार के अंदर भी है, लेकिन वो सिर्फ कागजों के अंदर है और वो सिर्फ आप एक टिक लगाते हैं और उसके लिए एक अमाउंट वो ले लेते हैं। तो ये तो रिश्वत का बाजार गर्म करने के लिए उन्होंने किया हुआ है। अगर उनको इतनी रोड विजिबिलिटी और लोगों की जो है ना जिंदगियों का एहसास हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। इसलिए आज तक इस बारे में कोई सुनवाई हो नहीं सकी। सही। तो सुनील साहब, एक आम खरीदार को आप क्या पैगाम देंगे? मैं आम खरीदार को ये पैगाम देता हूँ कि आजकल देखें, बजाय इसके कि नई गाड़ी तो आपकी अफोर्डेबिलिटी में आनी नहीं है, और इसीलिए मैं अगर देखें, अगर if you guys follow my videos, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि we are making lot of restoration videos, कि आप पुरानी गाड़ी लें, उसको सही कराएं और उसी को अपने अंदाजे के मुताबिक चलाएं। बिकॉज अगर आप इस ख्वाब में रहेंगे कि आम इंसान की जेब में गाड़ी आ जाए तो वो तो अफोर्डेबिलिटी में नहीं आनी। अच्छा, एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो अपने पैसा फंसा के बैठे हुए हैं, जो कि गाड़ियों की सेल परचेज का काम करते हैं, जिन्होंने महंगी गाड़ियां खड़ी तो कर ली हैं, लेकिन वो उनकी बिक नहीं रही हैं। उनको आप क्या मशवरा देंगे? अब उनको मैं कहूंगा कि अच्छी बात है, देखें उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, बिकॉज यही वो लोग हैं जो कि एक माफिया थे, जो लोगों से गाड़ियां ऑन पे बेचते थे, अब आज ऑफ की मार्केट है। So there are always two sides of the coin, and they are getting a taste of their own medicine. I have zero sympathy and empathy for them, and I think they are getting what they deserve. अच्छा सुनील साहब, ये आप भी माशाल्लाह इसी शोबे से जो है वो मुंसलिक हैं, तो आपकी तो इस वक्त चांदी हुई भी होगी माशाल्लाह, क्योंकि आपका भी यही कारोबार है। अब जानना ये चाहेंगे कि आपके तरफ से आपके सर ये एक बड़ी गलत फहमी है। मेरा कारोबार गाड़ियां लेना बेचना नहीं है। वी आर इन अ बिजनेस ऑफ लीड जनरेशन, सो पार्क व्हील्स डजंट ओन एनी कार, नाइदर डू सुनील। नहीं, वो इंस्पेक्शन भी आप करवा रहे हैं और आपकी एक श्योरिटी भी आती है ना भाई। आप We are lead generation medium. We are trying to help people sell their cars or buy their cars. तो उस लिहाज से मेरी चांदी कोई नहीं है, हरवेश हो जाती चांदी का सोना होता, बट ऐसा है नहीं। वो अक्सर हमने देखा है कि आप जब भी कोई नई गाड़ी मार्केट के अंदर कोई कंपनी लॉन्च करती है तो वो एक गाड़ी आप जरूर लेते हैं और वो बताते हैं, रिव्यू भी करते हैं कि जी ये गाड़ी वो तो सर मैं अपने शौक से लेता हूँ, वो तो मेरा पर्सनल शौक है गाड़ियां इकट्ठी करने का, मैं अपने पर्सनल शौक से लेता हूँ। भाई आपको देख के पूरी आवाम खरीदने निकल जाती है कि सुनील मज ने ले लिया भाई, ये एहो गाड़ी लेनी है। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को गाड़ियों के एल्स और बिल्स जो भी है, क्योंकि जब तक आप पैसे खर्च करके गाड़ी नहीं लेते, आपको मुफ्त में गाड़ी आई होगी जिसका रिव्यू बना दें तो वो फेक होगा। मैं गाड़ी खरीदता हूँ, उसको आजमाता हूँ, फिर पता लगता है कि यार इतने पैसे खर्च करके मुझे उसका क्या वर्थ मिली, और फिर एक इंडिपेंडेंट रिव्यू। अच्छा, आप इस वक्त भी गाड़ी में मौजूद हैं और एक गाड़ी का रिव्यू ही कर रहे हैं, तो ये गाड़ी आपने ले ली है? सर ये इलेक्ट्रिक कार है,
इकोनॉमी सेक्टर की आम के लिए आई है गाड़ी, तो मैंने कहा चले इसको भी थोड़ा सा अगर 20-25 सेकंड के अंदर इसकी कोई डिटेल बता सके तो प्लीज। सर ये एंट्री लेवल कार है, मेरा ख्याल है 4 मिलियन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हमारे एक दोस्त ने कराची में उन्होंने इंपोर्ट की थी, तो उन्होंने कहा कि जी आप इसको चलाएं और देखें, तो अभी उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, 2-3 हज़ार किलोमीटर चलाई है। अगेन अभी इसके ऊपर थोड़ा बहुत फीडबैक बना के आपको इंशाल्लाह जल्द रिव्यू देंगे। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका सुनील साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और मशवरा आपकी तरफ से यही है कि जो पुरानी गाड़ी है उसी को भैया ठीक करवाओ और चलाओ। फिलहाल गाड़ी को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉलर नीचे आ गया, गाड़ियां अभी भी महंगी हैं। यानी जो पॉलिसी हमने रखी हुई है वही सही है कि जी पुरानी गाड़ी ले, सही कराए और चलाए। शोरूम कंडीशन की गाड़ी इस वक्त जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सब कुछ महंगा हो गया फ़हीम, सब कुछ ही महंगा हो गया, सब कुछ लोग आई थिंक रिपेयरिंग वालों की चांदी है। अरे छोड़े जी, पंक्चर लगाने वाला जो हवा भर रहा होता है ना पंप के ऊपर, वो भी अब 20 रुपए नहीं लेता, कहता आप ही रखें, मैंने भर दिया हुआ, थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।